पिछले कुछ दिनों से कनाडा का नाम भारत के डिप्लोमेटिक कॉरिडोर्स में ऑलरेडी काफी चर्चा का मुद्दा बना हुआ था। लेकिन पिछले कुछ घंटों में कुछ ऐसा हुआ कि बात इन दोनों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर बनाई। हुआ यूं कि 18 सितंबर को जस्टिन ट्रूडो ने उनके हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़े होकर भारत के अगेंस्ट एलिगेशन इंपोज करते हुए कहा कि कैनेडियन गवर्नमेंट के पास इस चीज का क्रेडिबल एविडेंस है कि जून में कैनेडियन सॉइल पर कैनेडियन सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर की जो डेथ हुई उसमें इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। इंडिया और कनाडा के रिलेशंस ऑलरेडी अपने वर्स्ट फेज से गुजर रहे थे कि उसके बीच इन एलिगेशंस ने सिचुएशन को बद से बदतर कर दिया है। इतना ही नहीं, इन एलिगेशंस के बाद उन्होंने डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल तोड़ते हुए कनाडा के पोस्टेड इंडियन डिप्लोमेट को कनाडा से एक्सपेल कर दिया। कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर मेलेनी जॉली ने इंडियन डिप्लोमेट को कनाडा में इंडियन इंटेलिजेंस का हेड बताते हुए ऐसा किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीएम ट्रूडो ने ये एलिगेशंस यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के साथ भी डिस्कस किए हैं और ये अपकमिंग यूएनजीए के सेशन में डिस्कशन का एक अहम मुद्दा होने वाला है। तो आपको बता दें कि एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश के डिप्लोमेट को वापस भेज देना उन दो देशों की डिप्लोमेटिक रिलेशंस के नियर फेलियर के बराबर हो सकता है। इसलिए एक्सपर्ट्स द्वारा इसको इंडिया और कनाडा के रिलेशंस का सबसे बड़ा स्ट्रेन बताया जा रहा है। खैर, यहाँ इंडियन ऑफिशियल्स ने कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो के एलिगेशंस को सरासर अपसर्ड बताया है। इंडियन डिप्लोमेट के एक्सपल्शन के रिस्पॉन्स में इंडिया ने भी कैनेडियन डिप्लोमेट को अपने यहाँ से एक्सपेल कर दिया है। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि ऐसे एलिगेशंस उन खालिस्तानी टेररिस्ट से ध्यान भटकाने के लिए लगाए जा रहे हैं जिनको कनाडा में सेफ शेल्टर दिया जा रहा है और जो वहां बैठकर भारत की सोवर्निटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को थ्रेटन करते हैं। हालांकि दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो ने अपने इन स्टेटमेंट्स पर बाद में सफाई देते हुए कहा कि वो भारत को प्रोवोक नहीं करना चाहते, लेकिन ये पूरा मुद्दा अपने साथ कुछ बुनियादी सवाल लेकर आता है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर ये हरदीप सिंह निज्जर है कौन, जिसकी डेथ के कारण कनाडा के पीएम द्वारा इतना बड़ा बवाल खड़ा किया गया। इसका भारत के साथ क्या कनेक्शन है? क्या जस्टिन ट्रूडो की इनसे कोई खास सिंपैथी है? क्या इसका उनके पर्सनल पॉलिटिकल इंटरेस्ट या वोट बैंक पॉलिटिक्स से कोई लेना देना है, या वो अपने पॉलिटिकल ब्लंडर्स पर पर्दा डालने के लिए ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ये ब्लंडर्स केवल अपनी फॉरेन पॉलिसी ही नहीं बल्कि अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज में भी करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी बहुत सी इकोनॉमिक और डिवाइसिव सोशल पॉलिसीज कनाडा में इररिपलेबल डैमेजेस कॉज कर रही हैं। और ऐसा सिर्फ हम नहीं बल्कि कनाडा के फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एनालिस्ट एक रिपोर्ट में खुद क्लेम करते हैं। इसके चलते जस्टिन ट्रूडो की डोमेस्टिक अप्रूवल रेटिंग्स भी बहुत समय से गोते खा रही हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हरदीप सिंह निज्जर से। तो दोस्तों, हरदीप सिंह निज्जर का जन्म 1977 में भारत के पंजाब के जलंधर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ये 1997 में कनाडा चले गए और वहां जाकर प्लम्बिंग का बिजनेस करने लगा, लेकिन प्लम्बिंग वर्क से उसकी कुछ खास इनकम नहीं होती थी, जिसकी वजह से वो इनकम की एडिशनल सोर्सेज ढूंढने में लगा रहता था। लेट 2000 में इसकी मुलाकात बब्बर खालसा इंटरनेशनल बीकेआई नामक एक सिख सेपरेटिस्ट ग्रुप से हुई। यहीं से उसने अपने लिए रेडिकल रूट चुना और एक एक्स खालिस्तानी लीडर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। बब्बर खालसा इंटरनेशनल को इंडिया द्वारा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है। भारत के मुताबिक इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी आईएसआई के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। 2011 में इसने खालिस्तान टाइगर फोर्स को बब्बर खालसा इंटरनेशनल के एक ऑफशूट के रूप में एस्टैब्लिश किया और इसमें वो यूथ को टेरर एक्टिविटीज के लिए ट्रेन करने लगा। साथ ही आर्म्स एंड एमिनिशंस के लिए फंडिंग भी रेज करने लगा। तब से इसकी वेल्थ बहुत तेजी से एक्सपैंड होने लगी। ये गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा हेडेड एक और बैंड खालिस्तानी ग्रुप सिख फॉर जस्टिस के साथ भी ताल्लुक रखता था। इसी बीच उसको वैंकूवर के सरे में गुरु नानक सिख गुरुद्वारा के हेड के रूप में इलेक्ट किया गया। इस साल 18 जून की शाम को इस गुरुद्वारा के सामने निज्जर को दो मास्क गनमैन ने मल्टीपल गन शॉट से छलनी कर दिया और वही ट्रक के अंदर उसकी डेथ हो गई। फॉर्मर पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह का कहना है कि निज्जर के मर्डर में गुरुद्वारा के मैनेजमेंट के साथ उसकी कोई फैक्शनल फ्यूड का हाथ हो सकता है। खैर, आपको बता दें कि निज्जर भारत में काफी टाइम से वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल था। पंजाब में होने वाली टारगेटेड किलिंग्स, कम्युनल टेंशंस और अलगाववादी एक्टिविटीज में अक्सर इसका नाम पाया जाता था। 2016 में इंटरपोल द्वारा यह रिवील किया गया था कि निज्जर 2007 में पंजाब के एक सिनेमा की बॉम्बिंग का की कॉन्स्पिरेटर था। ये भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शुमार था। फरवरी 2018 में पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो को उनकी 2018 की स्टेट विजिट के दौरान 9 वांटेड लोगों की लिस्ट सौंपी थी। इसमें से एक नाम निज्जर का भी था। एसएफजे और बाकी सिमिलर आउटपुट्स के साथ मिलकर ये पंजाब रेफरेंडम 2020 फॉर खालिस्तान नामक एक कॉन्क्रीट कैंपेन शुरू करने में भी दोषी पाया गया। जुलाई 2020 में इंडियन होम मिनिस्ट्री ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत निज्जर को इंडिविजुअल टेररिस्ट डिक्लेयर किया था। इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक निज्जर पंजाब में टेंशन क्रिएट करने के लिए सोशल मीडिया के जरिए लगातार अपनी हेट स्पीचेस फैला रहा था। इसलिए 2022 में एनआईए द्वारा उसकी इंफॉर्मेशन के लिए 10 लाख रुपए के प्राइज मनी को डिक्लेयर किया गया। भारत ने कनाडा की सरकार से कई बार
ऐसे खालिस्तानी इंसर्जेंट्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की रिक्वेस्ट की, लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट ने इस रिक्वेस्ट को तवज्जो नहीं दी, जिसके कारण आज दोनों देशों के रिलेशंस काफी नाजुक स्टेज पर पहुंच चुके हैं। G20 की रिसेंट समिट में भी इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी ने कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ इन कंसर्न्स को रेज किया। खालिस्तानीज कनाडा में जिस तरह इंडियन डिप्लोमेट्स के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक प्रेमाइसेस को डैमेज कर रहे हैं, कनाडा में रह रही इंडियन कम्युनिटी और उनके वर्शिप साइट्स को थ्रेटन कर रहे हैं और खालिस्तानी अलगाववाद भड़का रहे हैं। पीएम मोदी ने उनसे इन सभी मुद्दों पर बात करने की कोशिश की, लेकिन ट्रूडो ने उनके अगेंस्ट एक्शन लेने का आश्वासन देने के बजाय उनके फ्रीडम ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पर उनको डिफेंड किया। इस समिट में कनाडा के पास इंडिया के साथ अपने रिलेशंस इंप्रूव करने की काफी बेहतर अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन ट्रूडो के पुअर स्टेटमेंट से ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो शायद ऐसा नहीं चाहते थे। और इसके अर्ली वार्निंग साइन समिट से कुछ दिन पहले ही नजर आ रहे थे, जब कनाडा ने इंडिया के साथ ट्रेड नेगोशिएशंस को पॉज कर दिया था। फिर सिंगापुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रूडो ने कहा था कि वो G20 समिट में इंडिया के साथ फॉरेन इंटरफेरेंस पर बात करेंगे। यहां से चीजें और बिगड़ती चली गईं। पीएम ट्रूडो को इस समिट में इंडिया के साथ एक फुल फ्लेज्ड बायलैटरल मीटिंग नहीं मिली। इसके अलावा उन्होंने G20 का ग्रैंड डिनर अटेंड नहीं किया, बायोफ्यूल्स अलाइन के लॉन्च में मौजूद नहीं रहे और यहां तक कि जब उनका प्लेन एक टेक्निकल लैग के चलते शेड्यूल पर टेक ऑफ नहीं कर सका तो भारत द्वारा ऑफर्ड असिस्टेंस लेने के बजाय उन्होंने 2 दिन भारत में ही वेट किया। इसको मीडिया में उनके मेजर ह्यूमिलेशन के रूप में डिस्प्ले किया गया, लेकिन सही मायनों में ये सभी जेस्चर्स उनकी भारत के लिए बिटर फीलिंग्स का प्रमाण दे रहे थे। दोस्तों, यहाँ आगे बढ़ने से पहले आपको इतिहास के एक सिमिलर केस से रूबरू कराते हैं। आपको बता दें कि कनाडा में रह रहे खालिस्तानी सपोर्टर्स काफी समय से भारत के खिलाफ टेररिस्ट और वायलेंट एक्ट्स को अंजाम देते आए हैं और इनको कैनेडियन गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता रहा है। एक समय पर जो कनाडा अपने मेपल सिरप, प्रोटीन या सीजर कॉकटेल जैसी चीजों के लिए मशहूर हुआ करता था, उस लिस्ट में आज खालिस्तानी टेरर भी शामिल हो गया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कनाडा कुछ समय से खालिस्तानी सेपरेटिस्ट का एक गढ़ बन गया है। आज जब जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानीज को डिफेंड करते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने फादर की लेगेसी को फॉलो करते हुए नजर आते हैं। जस्टिन ट्रूडो के फादर पीयर ट्रूडो 1968 से 1979 और 1980 से 1984 तक कनाडा के पीएम रह चुके थे। उनके टेन्योर के दौरान 1982 में इंडिया ने कनाडा से एक खालिस्तानी टेररिस्ट तलविंदर परमार के एक्सट्रेडिशन की मांग की थी। खालिस्तानी टेरर ऑर्गेनाइजेशन बब्बर खालसा के हेड तलविंदर परमार पर कई इंडियन पुलिस ऑफिसर्स के मर्डर के चार्जेस थे, लेकिन पीएम पीयर ट्रूडो ने उसके एक्सट्रेडिशन को रिफ्यूज कर दिया। उनका कहना था कि इंडिया के ऊपर कॉमनवेल्थ कंट्रीज के एक्सट्रेडिशन प्रोटोकॉल्स लागू नहीं होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया इंग्लैंड के मुनार को अपने हेड ऑफ स्टेट के रूप में नहीं, केवल हेड ऑफ कॉमनवेल्थ के रूप में रिकॉग्नाइज करता है। इस बेसलेस एक्सक्यूज के साथ ये केस क्लोज कर दिया गया और जिस टेररिस्ट को उन्होंने इंडियन अथॉरिटी से डिफेंड किया, उसी ने आगे चलकर एयर इंडिया के प्लेन कनिष्का को 1985 में बॉम्ब से एक्सप्लोड कर दिया, जिसमें इस प्लेन के सभी 329 ट्रैवलर्स अपनी जान से हाथ धो बैठे। कनिष्का बॉम्बिंग को 9/11 अटैक के बाद सबसे बड़ी एविएशन टेरर स्ट्राइक कहा गया। एविडेंस बताते हैं कि जब परमार इन बॉम्बिंग्स की तैयारी कर रहा था तो कैनेडियन ऑफिशियल्स, पुलिस और स्पाई एजेंसीज इससे पूरी तरह बेखबर नहीं थी। परमार ने 1984 में अपने फॉलोअर्स के आगे इंडियन प्लेन्स विल फॉल फ्रॉम स्काई जैसे हाईली प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट्स कहे थे। खैर इवेंचुअली परमार 1992 में जब पाकिस्तान से पंजाब गया तब वो पुलिस के हाथों मारा गया। और दोस्तों, कहीं ना कहीं आज जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानीज को सपोर्ट करके अपने फादर की ही इन गलतियों को रिपीट करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर पहले भी कह चुके हैं कि टेररिज्म कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होता, आतंकवाद आतंकवाद होता है और ये एक ना एक दिन सबको अपनी चपेट में ले लेता है। इतिहास में इसके अनगिनत उदाहरण देखने को मिलते हैं। एक दौर में अमेरिका ने यूएसएसआर से लड़ने के लिए जिन टेरर ग्रुप्स को रेस किया, कुछ समय बाद उन्हीं टेरर ग्रुप्स ने 9/11 के रूप में अमेरिका को अपना सबसे बड़ा शिकार बना लिया। आज इसका सबसे सॉलिड एग्जांपल हमें पाकिस्तान के रूप में भी देखने को मिलता है। खैर दोस्तों, जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दें कि ये पूरा मुद्दा खालिस्तान नामक देश के सेसेशनिस्ट डिमांड से जुड़ा है। दिसंबर 1929 में आईएनसी के लाहौर सेशन में इस डिमांड को पहली बार रेस किया गया। शिरोमणि अकाली दल के मास्टर तारा सिंह नॉर्थ वेस्ट इंडिया के पोर्शन को सिख्स के लिए एक अलग देश बनाना चाहते थे। 1940 में खालिस्तान नाम का पहली बार जिक्र किया गया जब मुस्लिम लीग की तरह सिख लीडर डॉक्टर वीर सिंह भाटी सिख्स के लिए सिमिलर डिमांड रखी। इस प्रपोज खालिस्तान को पाकिस्तान और भारत के बीच एक बफर स्टेट के रूप में इमेजिन किया जा रहा था, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के सिख मेजोरिटेरियन पाकिस्तान स्टेट के अलावा करंट हिमाचल प्रदेश स्टेट के कुछ हिली रीजन भी शामिल थे।
लेकिन तब रिलीजन के बेसिस पर इस डिवीजन की डिमांड को डोमिनेंट कांग्रेस लीडर्स ने नकार दी। पंडित नेहरू समेत कई कांग्रेस लीडर्स ने शिरोमणि अकाली दल के सिख लीडर को यह भरोसा दिलाया कि आजादी के बाद सिख की ऑटोनॉमी और पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को ड्यू रिस्पेक्ट दी जाएगी। फिर जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो तब के पंजाब स्टेट को जिस तरह फॉर्म किया गया था उसमें सिख की पॉपुलेशन 1/3 से भी कम थी। ऐसे में इंडिया और पाकिस्तान के तहत पंजाब के डिवीजन से सफर कर रहे कुछ सिखों ने इसे अपने साथ एक धोखा मान लिया। वहीं कुछ सिख लीडर ने इस मौके को मासेस को कंसोलिडेट करने के लिए यूज किया। ये टसल लगभग 2 दशकों तक यूं ही चलती रही। इसी बीच ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ पंजाब भारत का वन ऑफ द वेल्थिएस्ट स्टेट बन गया। इसके चलते यहाँ एक सेपरेट सिख स्टेट की डिमांड आर्म्ड रिबेलियन के रूप में पकड़ मजबूत करने लगी। 1980s में जनरल सिंह भिंडरनवाले ने इस पॉलिटिकल टसल को खालिस्तान मूवमेंट के रूप में एक फुल फ्लेज्ड मिलिटेंट इंसर्जेंसी में बदलकर अगले 1 दशक में इसे अपने चरम पे पहुंचा दिया। इस सब के चलते लगभग 1 दशक तक पंजाब रिलीजियस राइट्स और उनको रोकने के लिए इसके काउंटर मेजर हैवी पुलिस प्रोसिक्यूशन की चपेट में झुलसता रहा। जून 1984 में सिख्स की होलीएस्ट साइट गोल्डन टेंपल में भारी असला बारूद के साथ अपना डेरा जमा कर बैठे भिंडरनवाले को बाहर निकालने के लिए पीएम इंदिरा गांधी के आदेश पर आर्मी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया। लेकिन भिंडरनवाले और उसके सपोर्टर्स ने गोल्डन टेंपल के अंदर ही हथियार उठा लिए। इसके चलते ये ऑपरेशन वायलेंट हो गया। ये वायलेंट ऑपरेशन लगभग 1 हफ्ते चला और इसमें भिंडरनवाले के साथ साथ लगभग 400 से ज्यादा डेथ और 1100 से ज्यादा लोगों को इंजरीज हुई। वहीं इंडियन आर्मी के भी 89 जवान शहीद हो गए और 240 जवान घायल हुए। इसी की रिवेंज की आग ने पीएम इंदिरा गांधी को भी अपनी चपेट में ले लिया जब 31 अक्टूबर 1984 को उनको उनके ही 2 सिख बॉडीगार्ड्स द्वारा असैसिनेट कर दिया गया। इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के रिस्पॉन्स में नॉर्दर्न इंडिया में एंटी सिख राइट शुरू हो गए। इसके 1 दशक तक इस इंसर्जेंसी को पाकिस्तान के साथ साथ कैनेडियन और यूके बेस्ड सिख ऑर्गेनाइजेशंस जैसे इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन और सिख फॉर जस्टिस जैसी प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन से भी सपोर्ट मिलता रहा। जिसके चलते 1984 से मिड 1990s तक बस बॉम्ब ब्लास्ट, ट्रेन अटैक्स, हिंदू वेडिंग्स में मास किलिंग्स, किडनैपिंग्स, एक्सटॉर्शंस, रॉबरी और पुलिस ऑफिसर्स के असैसिनेशन इत्यादि का एक लंबा दौर चलता रहा। इसी बीच कनिष्क बॉम्बिंग्स को भी अंजाम दिया गया जिसका जिक्र हमने कुछ देर पहले ही किया। खैर लेट 1980s और अर्ली 1990s से पुलिस के टाइट अप्रोच की वजह से इंसर्जेंसी को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया। दोस्तों आज की यदि बात करें तो पंजाब में आज एक्टिव रिबेलियन के कोई नामो निशान नहीं मिलते हैं। यानी पंजाब में डिमांड्स आज वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट हैं। लेकिन कुछ अलगाववादी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके में मौजूद ओवरसीज सिख डायस्पोरा के बीच खालिस्तान के रेफरेंडम और एंटी इंडियन एक्टिविटीज को प्रमोट करते नजर आते हैं। उदाहरण के लिए इस साल की शुरुआत में 30 ईयर ओल्ड सेपरेटिस्ट लीडर अमृतपाल सिंह के अरेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे एक वायलेंट मॉब ने लंदन में भारत के हाई कमीशन के आगे भारत का फ्लैग डाउन कर दिया और साथ ही साथ बिल्डिंग की विंडोज पर भी वायलेंट अटैक किए। सिमिलर वायलेंस सैन फ्रांसिस्को में इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर भी देखी गई। अमृतपाल सिंह खालिस्तानी मूवमेंट को रिवाइव करने के साथ साथ पंजाब में वायलेंस क्रिएट करने की भी धमकी देता था। जून 2023 में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने बताया कि कैसे कनाडा ने एक ऐसी परेड को परमिट किया जिसमें फॉर्मर इंडियन पीएम इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को डिपिक्ट किया गया। यानी इस परेड में खुलेआम सिख सेपरेटिस्ट की वायलेंस को ग्लोरीफाई किया गया। मार्च 2023 में एक और इंसिडेंट हुआ जब इंडिया ने कनाडा के हाई कमिश्नर को बुलाकर वहां हो रहे प्रो खालिस्तान प्रोटेस्ट के अगेंस्ट अपना कंसर्न जाहिर किया। इन प्रोटेस्टर्स ने इंडिया के डिप्लोमेटिक मिशंस और कॉन्सुलेट्स की सिक्योरिटी को थ्रेटन किया जिससे दोनों देशों के रिलेशंस और भी ज्यादा टेंस हो गए। इंडियन गवर्नमेंट कुछ समय से रिपीटेडली ये वार्न कर रही है कि ये सिख अलगाववादी एक बार फिर से पंजाब में कमबैक की कोशिश कर रहे हैं। इसी कारण इंडियन गवर्नमेंट ने इन सिख सेपरेटिस्ट को लेकर अपनी स्क्रूटनी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। इंडियन गवर्नमेंट इन फॉरेन गवर्नमेंट से भी सेपरेटिस्ट के अगेंस्ट लीगल एक्शन की डिमांड करती रहती है। इस सब के चलते इंडिया और इन कंट्रीज के रिलेशंस काफी स्ट्रेन हुए हैं। दूसरे रिलेशन का स्ट्रेन होना कनाडा के केस में सबसे ज्यादा इंटेंस है क्योंकि सिख कम्युनिटी कनाडा की पॉपुलेशन में 2% कंट्रीब्यूट करते हैं। खालिस्तानी सेपरेटिस्ट इसी चीज का फायदा उठाते हुए यहाँ लोगों को अपने फेवर में मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन डिस्टर्बिंग इंसिडेंट्स ने इंडिया और कनाडा की एक रिलेटिवली स्टेबल डिप्लोमेटिक और $100 बिलियन ऑफ वर्थ की कमर्शियल रिलेशनशिप को बुरी तरह स्ट्रेन किया है। दोस्तों कनाडा के केस में ये सभी डेवलपमेंट्स इसलिए बेहद सिग्निफिकेंट हो जाते हैं क्योंकि कनाडा में सिख कम्युनिटी अपनी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के साथ वहां की एक फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजियस कम्युनिटी भी है जो कनाडा की पॉलिटिक्स और आर्म्ड फोर्सेस में अपना इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ा रही है और ये कनाडा की पॉलिटिक्स पर अच्छा खासा इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करती है। सिख कैनेडियंस सालों से कनाडा में एक लॉयल लिबरल वोटर बेस फॉर्म करते आए हैं और टोरंटो और वैंकूवर जैसे एरियाज में उनकी की कंसंट्रेशन उनको पॉपुलेशन में
उनकी रियल परसेंटेज से कई गुना ज्यादा कंसिक्वेंशियल बना देती है। आपको बता दें कि 2021 में कनाडा में हुए लास्ट जनरल इलेक्शंस में ट्रूडो की पार्टी पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी बनकर इमर्ज हुई, लेकिन वो गवर्नमेंट बनाने जितनी मेजोरिटी में नहीं थी। सरकार बनाने के लिए उन्हें अभी 10 एडिशनल सीट्स की जरूरत थी और ये 10 सीट्स उन्हें कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर और सेल्फ प्रोक्लेम्ड खालिस्तानी जगमीत सिंह द्वारा दी गई। यानी एक खालिस्तानी लीडर के सपोर्ट की बदौलत आज जस्टिन ट्रूडो अपनी सरकार चला रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा कंसर्न की बात यह है कि ट्रूडो गवर्नमेंट इंडिया की स्ट्रेटेजिक वैल्यू को रिस्पेक्ट करने के बजाय भारत को मेनली डोमेस्टिक डायस्पोरा पॉलिटिक्स लेंस से देखती है। यदि आपको यकीन नहीं होता तो आपको बता दें कि 2018 में एक ब्रिटिश कोलंबियन मैन जसपाल अतवाल एक विजिटिंग इंडियन स्टेट मिनिस्टर के मर्डर के अटेम्प्ट में अरेस्ट किया गया था, लेकिन बाद में वही सेम पर्सन ट्रूडो द्वारा उनकी इंडियन ट्रिप पर ऑर्गेनाइज किए गए प्राइवेट रिसेप्शन में ऑफिशियल इनविटेशन लिस्ट में पाया गया। इतना ही नहीं, नवंबर 2020 में सिख कैनेडियन ग्रुप्स के साथ बात करते हुए ट्रूडो ने इंडिया में चल रहे फार्मर प्रोटेस्ट को भी सपोर्ट किया था। आइरनी यह है कि उनकी नजरों में ऐसा करना भारत के डोमेस्टिक पॉलिटिकल अफेयर्स में दखलंदाजी करना नहीं था। इसके बाद दोस्तों अभी G20 समिट में भी ये साफ हो गया कि ट्रूडो कनाडा के ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सिक्योर करने के बजाय अपने इलेक्टोरल इंटरेस्ट को सिक्योर करना प्रेफर करते हैं। पेटी वोट बैंक पॉलिटिक्स के साथ साथ उनके ऐसे बिहेवियर का एक बड़ा कारण उनकी इंटरनल डोमेस्टिक क्राइसिस भी हो सकती है। आपको बता दें कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट ने यह क्लेम किया है कि यदि कनाडा गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर अपना रुख सही नहीं किया, 2020 से 2060 के बीच कनाडा की पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ OECD के 29 मेंबर नेशंस में सबसे बॉटम पर पहुंच जाएगी। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इन असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ट्रूडो भारत पर एलिगेशंस लगा रहे हैं और अपने इस ब्लंडर से उन्होंने कनाडा की एक बेहद इंपॉर्टेंट बायलैटरल रिलेशनशिप को बुरी तरह मिस हैंडल किया, क्योंकि किसी भी देश के पीएम द्वारा बिना किसी ठोस एविडेंस के ऐसी स्टेटमेंट रिलीज करना एक हाईली इररिस्पांसिबल स्टेप है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन ने कनाडा में एंटी इंडिया फोर्सेस को फ्री हैंड दे रखा है, इसीलिए वो वहां इंडियन इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो रही वायलेंस पर कोई एक्शन नहीं लेते और भारत पर ऐसे इल्जाम लगाकर वो उल्टा अपनी इन गलतियों को मास्क करना चाहते हैं। खैर आपको बता दें कि कनाडा के इस ब्लेंडर में उसके अलाइज ने उसका साथ नहीं दिया है, हालांकि यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूके ने इस मुद्दे पर अपने कंसर्न जाहिर किए हैं। इन कंट्रीज में हमें एक स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा तो देखने को मिलती ही है, बल्कि साथ ही साथ ये सब फाइव आइज नामक एक इंटेलिजेंस अलायंस का भी हिस्सा है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक फाइव आइज के कुछ कंट्रीज ने इस मुद्दे पर ट्रूडो की ज्वाइंट स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट को रिफ्यूज किया है, क्योंकि यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया तीनों ही ग्लोबल पॉलिटिक्स और स्पेशली इंडियन ओशन में इंडिया की स्ट्रेटेजिक वैल्यू से बेखबर नहीं है और शायद इसीलिए वो कनाडा जैसा ब्लंडर कमिट नहीं करना चाहते हैं। यहाँ आपको बता दें कि कनाडा में इंडियन ओरिजिन के 1.2 मिलियन रेसिडेंट्स रहते हैं। पिछले 2 दशकों में कनाडा की सिख पॉपुलेशन में 2 गुना बढ़ोतरी हुई है और ये पॉपुलेशन भारत के लिए फॉरेन रेमिटेंसेस का एक इंपॉर्टेंट सोर्स बताई जाती है। वहीं दूसरी ओर कैनेडियन यूनिवर्सिटीज इंडियन स्टूडेंट के लिए एक मेजर डेस्टिनेशन है। 2022 में कैनेडियन यूनिवर्सिटीज में 3,20,000 इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा में मौजूद टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का 40% बल्क फॉर्म करते हैं, जिन्होंने 2021 में कैनेडियन इकोनॉमी में $4.9 बिलियन कंट्रीब्यूट किए हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रेजेंट डे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जब इन्हीं 2 कंट्रीज के रिलेशंस किसी भी कारण से हम पर होते हैं तो उसका असर दोनों ही देशों पर पड़ता है और रशिया यूक्रेन वॉर ने तो इस चीज को सबसे बेहतर तरीके से शो किया है। ऐसे केसेस में इन कंट्रीज हॉस्टिलिटीज का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। ऐसे में कनाडा जैसी कंट्रीज को चाहिए कि वो इंटरनेशनल लॉ को ओबे करते हुए कॉन्फ्लिक्ट के नए एवेन्यूज खोलने के बजाय पीस के ऑप्शंस को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करे, ना कि अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स और पेटी वोट बैंक के चक्कर में अपने रिलेशंस भारत जैसे एक मेजर कंट्री के साथ डिस्टर्ब करें।